हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT की तरफ से क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 1 को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड और इसके राइटर हैं G.L. फुएंटेस। चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने बिफोर यू रीड नाम का एक सेक्शन दिया गया है। इस सेक्शन में हमसे कहा गया है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इस सेक्शन को पढ़ें। इसका पर्पस ये है कि जब हम इस सेक्शन को पढ़ लेंगे तो हमें चैप्टर को किस नज़रिए से देखना है ये क्लियर हो जाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा और फिर हमें चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी कि वे कहते हैं, फेथ यानी कि विश्वास, माउंटेन्स यानी कि पहाड़, वे कहते हैं कि फेथ जो है, विश्वास जो है, पहाड़ों को हिला सकता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि फेथ यानी कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, यही वो सवाल है। दिस स्टोरी, ये कहानी डेलिकेटली पोजेस। अच्छा, ये डेलिकेटली का मतलब क्या होता है? डेलिकेटली का यूज हम करते हैं बहुत ही केयरफुल मैनर के लिए, यानी कि बहुत ही सावधानी जहाँ बरती जाए, बहुत ही नाजुकता के साथ कोई काम किया जाए तो हम कहते हैं डेलिकेटली। और पोजेस कहते हैं जब कोई सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है तो हम उसे कहते हैं पोजेस। तो यही वो सवाल है जो ये कहानी बहुत ही नाजुकता के साथ रखती है या पूछती है। इसका मतलब ये हुआ। फिर आगे लिखा हुआ है लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो एक खत लिखता है गॉड के नाम। अ लेटर टू गॉड, यही इस कहानी का टाइटल है और यही पूरी कहानी का मेन पॉइंट है कि लेंचो जो है वो एक गॉड को खत लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, 100 पेसोज मांगने के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, पेसोज क्या चीज़ है? पेसोज एक तरीके की करेंसी होती है। मैं आपको बता दूं कि ये करेंसी कहाँ यूज़ की जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप है। इस मैप में आपको कनाडा देखने को मिलेगा, USA देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक तीसरी मेन कंट्री है जिसका नाम है मैक्सिको। तो ये मैक्सिको जो है, ये कहानी यहीं की है। लेंचो मैक्सिको का ही रहने वाला है, राइटर मैक्सिको के ही हैं और उन्होंने मैक्सिको के एक किसान की कहानी लिखी है। वैसे तो ये फिक्शनल है, लेकिन सीन और कैरेक्टर्स को मैक्सिको में ही सेट किया गया है। तो जो ये कंट्री है, यहाँ पर जो करेंसी यूज़ की जाती है उसी का नाम है पेसोज। चलिए अब कहानी पे वापस चलते हैं। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का खत गॉड को मिलता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसे पैसे भेजते हैं? थिंक what your answers to these questions would be, सोचिए आपके जवाब इन सवालों के लिए क्या होंगे। and guess, और अंदाज़ा लगाइए how the story continues, की कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। before you begin to read it, इससे पहले कि आप इसको पढ़ना शुरू करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला तो ये, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का खत गॉड को मिलता है, पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसे पैसे भेजते हैं? इसके बाद आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप खुद से सोचिए कि क्या ऐसा होगा, इनका जवाब क्या होगा, ये आप खुद से सोचिए और अंदाज़ा लगाइए कि कैसे कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस पोर्शन का, इस सेक्शन का सिर्फ इतना ही काम था कि आपके अंदर एक थिंकिंग डेवलप की जा सके कि आप कहानी के बारे में सोचें कि कहानी आखिर किस तरीके से आगे बढ़ेगी, कहानी किस चीज़ पे बेस्ड है,
और जब आपको ये चीज़ क्लियर होगी तो आपको कहानी और अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज की तरफ, क्योंकि एक्टिविटी का सेक्शन दिया गया है जिसको पढ़ना कोई ज़रूरी है नहीं। यहाँ पेज नंबर 2 पर भी ये एक्टिविटी कंटिन्यू है। तो अब चलते हैं पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पैराग्राफ दिए गए हैं पेज नंबर 3 पर। सबसे पहला पैराग्राफ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है द हाउस, यानी कि वो घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो पूरी घाटी में एक अकेला था। एंटायर का मतलब होता है पूरा और वैली का मतलब होता है घाटी। तो पूरी घाटी में एक अकेला था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, रखा हुआ था एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। क्रेस्ट क्या होती है? चोटी होता है। लो हिल यानी छोटी पहाड़ी। सैट बैठने को कहते हैं, लेकिन घर की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे रखा हुआ था। फिर आगे लिखा हुआ है फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के की। ये आपके सामने कॉर्न की इमेज रही। तो इसी का खेत था जो पकने की कगार पे था, और इसके साथ साथ डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से ये खेत भरा हुआ था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करता था, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। हार्वेस्ट कहते हैं उस फसल को जिसे हम खेतों से काट के अपने घर ले आते हैं। द ओनली थिंग, सिर्फ एक ही चीज थी, द अर्थ नीडेड, जो जमीन को चाहिए थी। यहाँ पर अर्थ से मतलब है जमीन का। तो सिर्फ एक ही चीज थी जो जमीन को चाहिए थी। वाज अ डाउनपोर, वो थी एक भारी बरसात। डाउनपोर का मतलब होता है भारी बरसात। और एट लीस्ट अ शावर, या फिर एक हल्की बरसात। शावर कहते हैं लाइट रेन को, यानी कि जो हल्की बरसात होती है उसे हम कहते हैं शावर। थ्रो आउट द मॉर्निंग, सुबह से ले करके, लेंचो, लेंचो जिसके ये खेत हैं, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो जानता था अपने खेतों को बहुत ही करीब से। इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ और नहीं करता है, बट सी द स्काई, सिवाय आसमान को देखने के, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स किधर पड़ता है? ये रहा आपके सामने कंपास। आप इसमें देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट किधर पड़ता है। नॉर्थ ये रहा, ईस्ट ये रहा। तो इन दोनों के बीच में जो ये डायरेक्शन है इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। लेंचो इसी तरफ देखता है सुबह से लेकर के। क्या देखता है? आसमानों को देखता है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ, अब, वी आर रियली, हमें वाकई में, गोइंग टू गेट सम वाटर, मिलने जा रहा है कुछ पानी। वुमेन, वुमेन कौन है? ये उसकी वाइफ है। वो अपनी वाइफ से कह रहा है कि अब हमें वाकई में कुछ पानी मिलने वाला है या मिलने जा रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, औरत जो क्या काम कर रही थी? सपर बना रही थी। प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना, और सपर कहते हैं रात के खाने को। तो औरत जो रात का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, जवाब देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर गॉड ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के काम कर रहे थे खेतों में। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे बच्चे या छोटे लड़के, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, खेल रहे थे। प्लेइंग मतलब खेलना, यानी खेल रहे थे। नियर द हाउस, घर के किनारे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक के लिए जब तक कि औरत ने उन सभी को बुला नहीं लिया। तो बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे घर के किनारे खेल रहे थे, तब तक के लिए जब तक कि औरत ने उन सभी को बुला
नहीं लिया। कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए आ जाओ। डिनर कहते हैं रात के खाने को। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाने के दौरान था। ड्यूरिंग मतलब दौरान और मील मतलब खाना, तो ये खाने के दौरान था। दैट जस्ट एज की, दैट का मतलब कि, जस्ट एज जैसा कि। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने जैसा अंदाज़ा लगाया था। प्रेडिक्टेड मतलब अंदाज़ा लगाना, भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बूंदें बरसात की। बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट जिधर मैंने भी आपको बताया था कंपस पे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेंचो देख रहा था, और उधर के साइड से ही ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बादल या फिर पहाड़ों के जैसे बड़े बादल, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, आते हुए। अप्रोचिंग का मतलब पहुंचते हुए या फिर आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी। फ्रेश का मतलब ताज़ी। एंड स्वीट, और मीठी भी थी। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर चला गया। अभी ये लोग खाना खा रहे थे, तभी पानी बरसने लगा, तो जो आदमी था वो खाना छोड़ करके बाहर चला जाता है। फॉर नो अदर रीज़न, किसी और कारण के लिए नहीं। उसके बाहर जाने के पीछे कोई दूसरा मकसद नहीं था। देन टू हैव द प्लेजर, प्लेजर कहते हैं आनंद को, सिवाय इसके कि वो आनंद ले सके। ऑफ फीलिंग द रेन, फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना, और रेन यानी कि बरसात को ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। तो आदमी किसी दूसरे कारण के लिए नहीं बल्कि इसलिए बाहर चला गया क्योंकि वो बारिश को अपने शरीर पे महसूस करने का आनंद लेना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो वापस आता है, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाता है। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाना। जब हमारे इमोशंस हाई होते हैं, चाहे वो दुख से हो चाहे वो सुख से हो, तो हम एक्सक्लेम्ड करते हैं यानी कि चिल्लाते हैं। दीज आरेंट रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स यानी कि बरसात की बूंदें। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिर रही हैं। तो ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये या फिर वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट पीसेस की हैं। अभी हमने पढ़ा था कि इसको 100 पेसोस की ज़रूरत पड़ती है जो ये गॉड से मांगता है। एक पेसोस में 100 सेंट होते हैं। अब जब बारिश हो रही है तो ये कह रहा है कि जो बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो हर एक बूंद 10 सेंट की है। एंड द लिटिल वंस, और छोटी वाली आर 5 यानी कि 5 सेंट की हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी कि संतुष्टि के भाव के साथ, यानी कि वो मुतमईन हो गया या फिर उसको सुकून मिला, और सुकून के एक्सप्रेशन के साथ अंदाज में ही रिगार्डेड द फील्ड। रिगार्डेड का मतलब होता है एक झलक नज़र से देखना, तो वो खेतों को देखता है। ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के। विद इट्स फ्लावर्स, उनके फूलों के साथ, यानी कि वो सुकून की सांस ले करके खेतों की तरफ देखता है जो कि मक्के के थे। उनके फूलों के साथ उन खेतों की तरफ वो देखता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ड्रैप्ड कहते हैं लिपटा हुआ होना। जैसे कवर होती है कोई चीज़, तो उसी तरीके से किसी चीज़ को लपेट देना, तो हम उसको कहते हैं ड्रैप्ड। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन यानी कि जो लिपटे हुए थे बारिश की चादर में या फिर बारिश के पर्दे में। बट सडनली, लेकिन अचानक। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि तेज हवा, बिगेन टू ब्लो
चलना शुरू हो जाती है एंड along with the rain और रेन के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत ही बड़े हेल स्टोन्स यानी कि बर्फ के टुकड़े बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अचानक से एक तेज हवा चलना शुरू होती है और इस तेज हवा के साथ बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरना शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. ये वाकई में नए चांदी के सिक्कों के जैसे थे। अभी देखिए राइटर यहाँ पर कहना चाहता है कि जैसा कि लेंचो ने कहा था कि पानी की जो बूंदें हैं वो बूंदें नहीं हैं पानी की बल्कि सिक्के हैं। तो अब राइटर थोड़ा सा फनी वे में कहना चाहता है कि हाँ, जब अब बारिश हो रही है तो इसमें बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं और ये टुकड़े वाकई में चांदी के सिक्कों जैसे ही लग रहे हैं। द बॉयज, लड़के अभी जो खेत में काम कर रहे थे और जो खेल रहे थे वो सारे के सारे एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बरसात में खुद को भिगोने लगते हैं। एक्सपोज करते हैं यानी कि खुला छोड़ देते हैं बरसात में, कहने का मतलब यह है कि खुद को भिगोने लगते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट, बाहर की तरफ दौड़ते हैं। कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को। फ्रोजन का मतलब जमे हुए और पल्स का मतलब मोती। तो जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए लड़के खुद को बारिश में भिगोने लगते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वाकई में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड यानी कि चिल्लाया। अब देखिए अभी जब ये चिल्लाया था तब इसको खुशी थी, अब ये जब चिल्ला रहा है तो ये सैड है, इसको डर लग रहा है और ये कह रहा है कि अब ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट पासेस क्विकली, ये जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्द नहीं गुजरता है। फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए। द हेल रेन्ड, बर्फबारी होती रही यानी बर्फ बरसती रही। ऑन द हाउस, घर के ऊपर। द गार्डन, बागीचे में। द हिल साइड, पहाड़ियों पर। द कॉर्न फील्ड, कॉर्न की फील्ड यानी कि कॉर्न के खेतों में। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में, जहाँ पर ये इकलौता घर था उस पूरी घाटी में। तो बर्फ कहाँ कहाँ बरसती रही, घर के ऊपर गिरती रही, गार्डन में गिरती रही, हिल साइड में गिरती रही, कॉर्न फील्ड में गिरती रही और पूरी वैली में गिरती रही। अच्छा, इससे पहले इंटायर वैली का यूज़ किया गया था, अब होल वैली का यूज़ किया गया है। तो इन दोनों का मतलब सेम होता है। अगर आप इंटायर लिखेंगे तो भी सेम होगा, अगर आप होल लिखेंगे तो भी सेम होगा। यानी कि जब हमें पूरे की बात करनी होती है तो हम इंटायर या होल का यूज़ करते हैं। द फील्ड वॉज वाइट, मैदान या फिर खेत सफ़ेद था। एज इफ, जैसे कि कवर्ड विथ सॉल्ट, नमक से ढका हुआ हो। इतनी बर्फ गिरी कि पूरा खेत सफ़ेद हो गया और देख करके ऐसा लग रहा था किसी ने पूरे खेत को बर्फ से ढक दिया हो। फिर आगे लिखा हुआ है नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। रिमेन्ड का मतलब होता है बाकी बचना। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता बाकी नहीं बचा। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो जाना। द फ्लावर्स वेयर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्लावर्स यानी कि फूल जा चुके थे। अभी तो खेत फूलों से भरा पड़ा था, लेकिन बारिश हुई, बारिश के साथ बर्फ गिरी, तो बर्फ गिरने की वजह से सारे के सारे फूल झड़ गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स यानी कि पौधों से, तो सारे फूल पौधों से जा चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। सोल का मतलब होता है आत्मा, फिल्ड का मतलब भर गई, सैडनेस यानी कि दुख से। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood,
वो खड़ा हुआ इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, इन द मिडिल यानी कि बीचों बीच, ऑफ द फील्ड खेत के, तो वो खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ, सेट टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा या अपने लड़कों से कहा, अ प्लेग, एक महामारी, ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट कहते हैं टिड्डियों को। यहाँ आप देख सकते हैं ये लोकस है, ये टिड्डियाँ हैं और ये जब भी आती हैं ये बहुत बड़ी तादाद में आती हैं, और जिस खेत से होकर के गुजरती है इनकी तादाद, वो खेत पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो लिंचो यही कह रहा है कि अगर टिड्डियों की भी महामारी आती, अब आगे पेज नंबर 5 पर, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ के जाती। लिंचो बेसिकली ये कहना चाहता है कि इस बर्फबारी की वजह से पूरा खेत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है कि अगर टिड्डियाँ भी आती, जबकि वो कुछ भी नहीं छोड़ती हैं, तो इससे ज़्यादा छोड़ के जाती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, बर्फबारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, वो रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम या हमारी सारी मेहनत बेकार गई या किसी भी चीज़ के लिए नहीं थी। देयर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रहने वाले हैं। इसके बाद हमारे सामने कुछ ओरल कंप्रहेंशंस दिए गए हैं जिनको आप खुद से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ की आशा की थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने क्यों कहा था कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्के हैं। हाउ डिड द रेन चेंज, बरसात किस तरीके से बदल गई। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों को। व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग, लेंचो की फीलिंग क्या थी। व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब तूफान रुक गया। तो ये सारे आपके ओरल कंप्रहेंशंस हैं, इनको आप ओरली आंसर कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में। हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो रहते थे उस सॉलिटरी मतलब अकेले इकलौते, हाउस यानी घर, जो उस अकेले इकलौते घर में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में। देयर वॉज अ सिंगल होप, उनके दिलों में क्या था, एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से मदद की। डोंट बी अपसेट, परेशान मत हो। इवन दो, यद्यप। दिस सीम्स लाइक आ टोटल लॉस, ये एक तरीके का पूरा नुकसान दिखाई पड़ रहा हो। रिमेंबर, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी नहीं मरता है भूख से। दैट इज व्हाट दे से, यही वो चीज थी जो वे कह रहे थे। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी हंगर यानी कि भूख से नहीं मरता। फिर आगे लिखा हुआ है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा। ओनली ऑफ हिज वन होप, सिर्फ अपनी एक आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड से मदद की। होज आइज, जिनकी आंखें, गॉड की आंखों की बात की जा रही है। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, देखती हैं हर एक चीज। इवन व्हाट इज डीप, उस चीज को भी जो गहराइयों में है। इन वंस कॉन्साइंस, किसी की आत्मा में, यानी कि उसकी आंखें हर एक चीज देखती हैं, यहाँ तक कि वो चीज भी
जो किसी की आत्मा की गहराई में छिपी हुई है। कॉन्साइंस कहते हैं आत्मा को। बेसिकली हमारा जो जमीर होता है, जो हमारी एक आत्मा होती है, अंतरात्मा जिसको हम कहते हैं, उसकी भी गहराई में अगर कोई बात छिपी हुई है, वो भी गॉड की आंखों से छिपी नहीं होती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स। लेंचो एक बैल था। ऑफ अ मैन, एक आदमी की शक्ल में। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो काम करता था जानवरों की तरह। इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यो, वो जानता था, हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को। एट डे ब्रेक, सुबह होते ही। डे ब्रेक कहते हैं उस टाइम को जब सूरज निकलता है। ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। अ लेटर, एक खत। विच ही हिमसेल्फ, जो वो खुद। वुड कैरी टू टाउन, टाउन ले जाता। टाउन बेसिकली एक कस्बे को कहते हैं जो गांव से थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डालता। यानी कि उसने एक खत लिखना शुरू किया जिसको वो खुद ही टाउन ले जाता और ले जाकर के मेल में खुद ही डालता। ही वॉज, इट वॉज नथिंग लेस, ये कुछ और नहीं था। देन अ लेटर टू गॉड, लेकिन एक खत गॉड के नाम। तो ये गॉड के नाम एक खत के अलावा कुछ और नहीं था। आगे लिखा हुआ है गॉड। अब ये लेटर के कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, लेटर का कुछ कंटेंट दिया गया है, ये समझने के लिए कि लेंचो ने क्या लिखा है उस लेटर में। गॉड, ही रोट, उसने लिखा। इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे। माई फैमिली, मेरा परिवार। एंड आई, और मैं। विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को बोने के लिए या फिर दोबारा से बोने के लिए। सो कहते हैं बोना, तो अपने खेतों को दोबारा से बोने के लिए मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। एंड टू लिव, और तब तक के जीने के लिए या रहने के लिए। द क्रॉप्स कम, जब तक कि क्रॉप्स यानी कि फसलें आ नहीं जाती हैं, तब तक के जीने के लिए या रहने के लिए 100 पेसोस चाहिए। इसमें उसका दोनों काम हो जाता, वो खेतों को भी बो देता और इसके अलावा उसके जो अपनी रहने के खर्चे थे उनको भी वो उन्हीं 100 पेसोस से मैनेज करता। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, और बाकी आगे खत बहुत लंबा उसने लिखा होगा, यहाँ पर बस थोड़ा सा कंटेंट बताया गया है कि लेंचो गॉड से क्या कह रहा है। ही रोट टू गॉड, ही रोट, उसने लिखा। टू गॉड, यानी कि गॉड के नाम। ऑन द एनवेलोप, लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, और खत को, लेटर यानी कि खत, इसको कहाँ रख दिया? इनसाइड, किसके? एनवेलोप के। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, फिर कहाँ जाता है? टाउन जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, वो एक स्टाम्प लगाता है। ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक। हु वॉज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था। पोस्टमैन का मतलब डाकिया। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और साथ ही पोस्ट ऑफिस में और काम करवाया करता था, मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है। लाफिंग हार्टली, दिल से हंसते हुए। एंड शोड, और दिखाता है। हिम द लेटर टू गॉड, उसे गॉड के नाम एक खत। तो कर्मचारियों में से एक
जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, वो अपने बॉस के पास जाता है दिल से हंसते हुए और उसे खत दिखाता है जो गॉड के नाम से लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, नेवर यानी कि कभी नहीं, इन हिज कैरियर अपने कार्यकाल के दौरान, एज अ पोस्टमैन डाकिये के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसे इस एड्रेस के बारे में पता चला। तो डाकिये को अपने पूरे कैरियर के दौरान इस एड्रेस यानी कि गॉड के एड्रेस का कोई भी पता नहीं चला। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है उसे पोस्ट मास्टर कहा जाता है। तो जो पोस्टमास्टर था, अ फैट एमिएबल, एक मोटा और दोस्ताना मिजाज का था। एमिएबल यानी कि फ्रेंडली। फिर चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फेलो यानी कि आदमी। तो पोस्टमास्टर जो एक मोटा और हंसमुख मिजाज का या फिर दोस्ताने मिजाज का एक आदमी था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी खुल के हंस पड़ा। लाफिंग मतलब हंसना, ब्रोक आउट यानी कि खुल के, तो वो खुल के हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क के ऊपर उस लेटर को थपथपाने लगा। कमेंटेड, और ये बात कही, व्हाट फेथ, व्हाट फेथ यानी कि क्या विश्वास है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यही बात बताता है जो अभी हम एक्सक्लेम्ड से समझ रहे थे। तो ये जो पोस्टमास्टर होता है वो कहता है व्हाट फेथ, यानी वो बहुत ही ज़्यादा अम्यूज्ड है, उसको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ है और वो बहुत ही आश्चर्य के साथ कहता है, उसकी बहुत ही हाई फीलिंग होती है कि कहता है ओ माय गॉड, क्या विश्वास है। आई विश, मैं आशा करता हूँ या फिर मैं उम्मीद करता हूँ या फिर मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरे पास भी इस आदमी के जैसा विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये खत लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने शुरू किया है गॉड से राबता या फिर पत्र व्यवहार। कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं मैसेजेस को एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफ़र करना और इन्हीं मैसेजेस के थ्रू बात करना। तो जब हम अपनी आवाज़ से नहीं बल्कि जब लिख करके बात करते हैं तो उसको हिंदी में पत्र व्यवहार कहते हैं और इसी को इंग्लिश में करेस्पॉन्डेंस कहा जाता है। इसलिए कि इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि गॉड में लिखने वाले का भरोसा न टूट जाए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर एक सुझाव देता है, एक आइडिया देता है। आंसर द लेटर, क्या देता है सुझाव, कि इस लेटर का हम जवाब दे देते हैं और लिखने वाले को ये लगेगा कि गॉड ने उसको जवाब दिया है। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो उसे खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill. It was evident, ये स्पष्ट हो जाता है या ये स्पष्ट था, that to answer it, कि इसका जवाब देने के लिए he needed, उसे चाहिए, something more than goodwill, कुछ और goodwill से ज़्यादा, यानी कि एक भलाई करने के इरादे से भी ज़्यादा कुछ और उसे चाहिए इस खत का जवाब देने के लिए, ये स्पष्ट था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन फिर भी वो अपने रेजोल्यूशन यानी कि जो उसने इरादा किया था उस पर वो कायम रहता है। ही आस्क्ड, वो मांगता है, फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, पैसों को या रुपए को अपने एम्प्लॉयज़ से, यानी कि जो
पोस्ट मास्टर है वो अपने एम्प्लॉयज से कहता है कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दे देता है। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. And several friends, और बहुत सारे उसके दोस्त were obliged। obliged का मतलब होता है बाध्य होना, या किसी अच्छे काम को करने के लिए आपके ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वही चीज़ obliged। तो उसके बहुत सारे दोस्त obliged थे, बाध्य थे, to give something, कुछ भी देने के लिए, for an act of charity, charity के एक एक्ट के लिए वो कुछ भी देने के लिए बाध्य थे। चाहे वो 1 पेसोस देते, चाहे 10 पेसोस देते, लेकिन वो देने के लिए बाध्य थे। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. It was impossible, ये उसके लिए नामुमकिन था। इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन। फॉर हिम, उसके लिए। टूगेदर, इकट्ठा करना। टुगेदर द 100 पेसोस, एक साथ 100 पेसोस। टुगेदर का मतलब एक साथ। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो सिर्फ इस काबिल हो पाया कि वो किसान को सिर्फ आधे से कुछ ज़्यादा पैसे या पेसोस भेज सकता था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलोप, उसने पैसों को एक लिफाफे में रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, और इस पर लेंचो का पता डाल दिया। एंड विद इट, और इसके साथ अ लेटर, एक खत रखा। कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जो सिर्फ एक सिंगल वर्ड यानी अकेला वर्ड या अकेला शब्द रखता था। एज अ सिग्नेचर, एक सिग्नेचर की तरह से, जो क्या था? गॉड। तो उसने सिर्फ एक लेटर रखा और उस लेटर में कुछ और नहीं लिखा, बस ये लिख दिया गॉड, और इसके बाद पैसों के साथ उस खत को उस लिफाफे में डाल दिया। अब आगे लिखा हुआ है द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को। लेंचो केम, लेंचो आता है। अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, अ बिट अर्लियर थोड़ा पहले, थोड़ा जल्दी। देन यूजुअल हमेशा से, यूजुअल यानी हमेशा से, तो हमेशा से थोड़ा जल्दी आता है। टू आस्क, पूछने के लिए। इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके नाम से कोई खत है या उसके लिए कोई खत है। इट वॉज द पोस्टमैन, ये डाकिया होता है। हिमसेल्फ, जो खुद ही। हु हैंडेड द लेटर, खत को उसके हाथ में रखता है। हैंडेड यानी कि हैंड टू हैंड, किसी चीज को ट्रांसफर करना। द लेटर टू हिम, खत को उसे, यानी कि जो डाकिया होता है वो खुद ही उस खत को उसे देता है। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर होता है। एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करना। द कॉन्टेंटमेंट, संतुष्टि का। कॉन्टेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, मुतमईन होना। ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, एक इंसान का जो कुछ अच्छा काम करता है। तो देखिए, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे दिल में अंदर से एक सुकून आता है। तो उसी सुकून को वो एक्सपीरियंस कर रहा था, वो अनुभव कर रहा था। डीड का मतलब होता है काम। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो देख रहा होता है। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो नहीं दिखाता है द स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा भी, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य या फिर ताज्जुब। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखने पर लेंचो जरा भी आश्चर्य या जरा भी ताज्जुब नहीं करता है या नहीं दिखाता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस,
ऐसा उसका विश्वास था, ऐसा उसका भरोसा था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है। एंग्री का मतलब गुस्सा होना। When he counted the money, जब वो पैसों को गिनता है। God could not have made a mistake, God कोई भूल नहीं कर सकते हैं। Nor could he have denied, ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो को what he had requested, कि उसने जो उनसे रिक्वेस्ट की थी उसे। कहने का मतलब ये है कि गॉड से ना तो कोई गलती हो सकती है और ना गॉड लेंचो को मना करेंगे जो लेंचो ने उनसे मांगा था, क्योंकि गॉड के पास तो किसी चीज़ की कमी है नहीं। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर, तुरंत ही लेंचो विंडो के पास जाता है टू आस्क फॉर पेपर, पेपर को मांगने के लिए, एंड इंक, और इंक को मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, रिंकलिंग कहते हैं सिकुड़ेपन को, तो बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ेपन के साथ जो उसकी भौं पर था, बेसिकली माथे की बात हम कर रहे हैं, तो उसके माथे पे काफ़ी सिकुड़न आ गई थी गुस्से की वजह से, और जो वो मेहनत कर रहा था उस खत को लिखने में उसकी वजह से। caused by the effort he had to make to express his ideas, caused by कारण से, the effort he had जो प्रयास वो कर रहा था, to make to express बनाने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए, his ideas अपने आइडियाज को, अपने विचारों को। when he finished जब उसने ख़त्म किया, he went to the window वो विंडो की तरफ जाता है, to buy a stamp एक स्टाम्प खरीदने के लिए। स्टाम्प कहते हैं टिकट को। अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं तो ये पोस्टल स्टाम्प की बात होगी, और हम टिकट की बात कर रहे हैं, डाक टिकट जिसे हम कहते हैं। विच ही लिक्ड जिसको उसने चाटा, लिक्ड का मतलब होता है चाटना, एंड देन अफिक्स्ड और फिर चिपका दिया, कहाँ, टू, और इसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे, द इन्वेलोप लिफाफे के ऊपर, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट अपने मुक्के के वार से। ब्लो का मतलब एक हमला, एक वार। जब हम अपने हाथों से किसी के ऊपर हमला करते हैं तो उसे कहते हैं ब्लो। तो उसने जोर से अपने मुक्के को मार के उस डाक टिकट को उस लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, तो उस वक्त जब वो खत मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए चला गया। इट सेड, इसमें कहा गया था या फिर इसमें लिखा हुआ था, गॉड ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उन रुपयों में से जो मैंने मांगे थे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पेसोज मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के सहारे मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, एक नंबर के बेईमान हैं या फिर बेईमानों का जत्था है। लेंचो कहता है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इस बुक में आपके सामने 2 और ओरल कंप्रेहेंशंस दिए गए हैं। जैसे कि सवाल है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो को कोई भी आश्चर्य हुआ जब उसे
लेटर के साथ पैसे भी मिले, व्हाट मेड हिम एंग्री और उसे किस चीज़ ने गुस्सा कर दिया। तो ये 2 सवाल हैं जिनके जवाब आप आराम से दे सकते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक की पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।